स्टूडेंट। तो मैं आज आपको यूनिट 4 का पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे पार्ट 6 में है कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इस पर गंदी बस्तियों में रहने वाले क्या दुष्परिणाम होते हैं और इनमें बच्चों की शिक्षा के लिए क्या भारत ने अपने कदम उठाए हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पहले तो अर्थ पढ़ते हैं कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। शहरीकरण का मीनिंग है कि लोग गांव से शहरों में बड़ी मात्रा में आते हैं और जिन्हें प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी जो होते हैं देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना भारत जैसे अल्प विकसित देश में आंतरिक प्रवास की मुख्य समस्या मुख्य रूप से गांवों से शहरों में जाकर बसने की समस्या है। ये ग्रामीण शहरी प्रवासियों की समस्या है। फिर आता है कि हमारा नागरिकरण की एक चुनौती है। नागरिकरण की कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहला है कि आवास समस्या क्या है। हाउसिंग प्रॉब्लम होती है लोगों को। इसमें क्या होता है, शहरों में आवास सुविधाएं जो होती हैं सामान्य रूप से उनके लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, वो फुटपाथ पर सोते हैं प्रवासी। फिर आता है नेक्स्ट कि हमारा दूषित पर्यावरण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। इसमें नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यातायात सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप भारत के शहरों में वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। फिर है कि हमारा कानून और व्यवस्था की क्या समस्या है। इसमें है कि बहुभाषीय होते हैं प्रवासी और उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग कल्चर होते हैं, जिसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या जटिल और दीर्घकालिक होती जा रही है। इस कारण से जीवन की गुणवत्ता में घटने की प्रवृत्तियां पाई जा रही हैं, जिससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना बढ़ती जा रही है। इससे विभिन्न भागों में उद्योगों की बड़ी आसानी से स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन गांवों में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा इन सुविधाओं के अभाव के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास न करें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार बढ़ सके। और नगरीकरण और प्रति व्यक्ति आय सकारात्मक रूप से संबंधित है, किंतु नागरीकरण और बेरोजगारी में संबंध लगभग ना के बराबर है। इसमें निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या कोई भी संबंध विद्यमान नहीं है। इस स्थिति के लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं, जिसमें प्रथम हमारे आयोजन प्रोग्राम है। नगर क्षेत्रों में गंदी बस्तियां हैं। सुधार के प्रति अवहेलना के कारण गरीबी की स्थिति बदसूरत बनती चली जा रही है। फिर आता है कि गहरी बस्तियों में बच्चों के रहने से अनेक दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कौन से होते हैं? पहला तो बाल अपराध, जिसमें बच्चे बचपन में ही जब वो बाल अवस्था में होते तभी ऐसे कई बाल अपराध कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर आता है नैतिकता का पतन। नैतिक पतन से क्या होता है? इसे जो भी व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है, निर्धनता है इसका कारण। संस्कृति में एक कहावत है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। अनेक अध्ययनों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि अपराध व निर्धन में संबंध है अपनी भूख मिटाने व जीवन की जरूरतों को पूरा करना। क्या करते हैं लोग? चोरी करते, डकैती करते, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, गबन करते हैं, हिंसा भी करते हैं। ऐसे जैसे अपराधों का सहारा लेकर वे अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि आत्महत्या। कई लोग गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे देश में किसानों को बहुत बुरा हाल है, इससे आप देख सकते हैं। फिर आता है बुरे व्यवसायों में वृद्धि। बुरे व्यवसायों में क्या होता है कि चिंतित एवं मानसिक दृष्टि से परेशान होकर प्रवासी और गरीब लोग निराशा, कुंठा तथा तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और इससे मुक्ति पाने के लिए वो नशापान करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और दुर्व्यसन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। फिर आता है भिक्षावृत्ति। कई लोग ऐसे होते हैं जो भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी निर्धनता बढ़ती चली जाती है और गरीब व्यक्ति अन्य प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, जिससे वो भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ने लगता है। फिर आता है कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में बाधा। आर्थिक विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समाज से निर्धनता दूर करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे भारत में गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है और आर्थिक विकास के मार्ग में ये रुकावट उत्पन्न कर रही है।
फिर है कि समाजवादी समाज की स्थापना में बाधा कैसे प्रकट करते हैं लोग। तो इसमें क्या है कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद का अर्थ समानता पर आधारित है, लेकिन जो बढ़ती गरीबी के कारण ये गरीबों और अमीरों के बीच काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं, जिससे समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। फिर आता है निरक्षरता दूर करने में बाधक। निरक्षरता दूर करने में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन निर्धनता के कारण माता पिता अपने बच्चों के विद्यालय भेजने की अपेक्षा उन्हें काम कराना अधिक जरूरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें घर चलाना होता है। फिर आता है शारीरिक प्रभाव। सही भोजन न मिलने पर, पौष्टिक भोजन न मिलने पर उनके पिता और बच्चे दोनों कुपोषण का शिकार होने लगते हैं या हो रहे हैं। मानसिक प्रभाव, इसमें क्या है कि हमारे शारीरिक बीमारियां मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास होता है। निर्धनता के कारण माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते, इससे भी उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। रॉबर्ट महोदय ने कहा है कि गरीब बच्चों का बौद्धिक परीक्षण किया जाए तो इन बच्चों में कम बौद्धिक क्षमता थी। फिर आता है कि हमारी पारिवारिक विघटन क्या है। पारिवारिक विघटन में आज हमारे परिवारों में प्यार के स्थान पर आपसी मनमुटाव, संघर्ष, तनाव, इससे विघटन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि इसका कारण क्या है, हमारा आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है। फिर आता है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में क्या है, स्टूडेंट्स की 1976 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में क्या हुआ था कि जो शिक्षकों की नियुक्ति और स्वार्थीन शिक्षकों के द्वारा शिक्षण का कार्य करने के लिए कारण यह योजना काफ़ी सफल हुई थी और इसमें काफ़ी लोग शिक्षित भी हुए। इस समय प्रतिवर्ष लगभग हमारे भारत में 6000 प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं हर साल, जो कि लगभग 12 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं हर वर्ष। फिर आता है राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम में क्या है कि नेशनल एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है। इसमें NGOs खोले जाते हैं, जैसे UNESCO ने 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षर के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इसमें ये लोग सफल भी हुए। 22 जनवरी 1990 को दिल्ली में आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली के छात्रों और गैर छात्रीय स्वयंसेवकों से लोगों के में साक्षरता का संदेश फैलाने और वास्तविक रूप से साक्षरता के महान उद्देश्यों में अपनी सामूहिक शक्ति लगाने के लिए कहा गया था कि वे आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। फिर है कि हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन। इसमें क्या है कि 1988 में 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु समूह में 8 करोड़ वयस्क अशिक्षित जो थे 1995 तक शिक्षित करने के उद्देश्य में इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1997 में 9 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करके उन्हें शिक्षित बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो काफ़ी सफल भी रहे थे आगे। फिर है कि सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन आयोजन। सभी के लिए हमारे भारत में शिक्षा सम्मेलन आयोजन भी आयोजित किया गया था। 1990 में थाईलैंड में एक विश्व सम्मेलन किया गया था, जिसमें 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक आधार उपलब्ध कराना था। 2000 तक वैश्विक निरक्षरता की दर जो थी वो कम आधे स्तर पर कमी करना था और ये इसमें सफल भी हुए। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता पर जोर देना था। इसके अतिरिक्त NGOs ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यों को गंभीरता से लिया था। फिर हमारा था कि ढाका फोरम का संगठन। ढाका फोरम संगठन क्या था कि स्टूडेंट्स में 2000 अप्रैल में ढाका संगठन 1923 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें इस फोरम के कार्यक्रम को इस हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया था। उस वक्त फोरम के मुख्य लक्ष्य क्या थे कि मूल मानवीय अधिकार मानना, शिक्षा के प्रति विस्तारित दृष्टि, एक्सपेंडेड विजन के प्रति वचनबद्धता को दोहराना और 2015 तक ये प्रत्येक बालक, युवक तथा वयस्क को शिक्षा प्रदान करना था। तो जो इन्होंने टेंडर पास करवाया था इसमें सफल भी हुए। फिर शिक्षा का अधिनियम एजुकेशन एक्ट 2019, इसमें क्या हुआ था कि 2009 में ये लागू किया गया था। 6 से लेकर 14 तक वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य का प्रावधान किया गया था, जो आज भी देखा जा रहा है। सरकारी स्कूलों में आप आसानी से देख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, नर्सरी से लेकर फर्स्ट टू 8 तक। फिर है निरक्षरता को दूर करने के कई उपाय किए गए थे, जिसमें पहला है कि सरकार के द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के में प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान। जैसे कि मैंने आपको बताया आज के युग में
बहुत महत्व दिया जा रहा है इस बात को। फिर आया मुक्त विश्वविद्यालय तथा मुक्त विद्यालय आदि भी विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यमों से निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी निरक्षरता के उन्मूलन हेतु सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कई कानून भी बनाए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार निर्धन छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकीय सामग्री स्टेशनरी सामान प्रदान कर रही है। सरकार के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों, पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने हेतु अनेक स्कूल भी खोले जा रहे हैं ताकि वह अपने घर के नज़दीकी स्कूलों में आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना उद्देश्य हासिल कर सकें, अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकें फ्यूचर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और फॉलो करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।